ये बनाया था ना प्लान लास्ट क्लास का कुछ? यस मैम। चलो, तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो है सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोगों को पैकेजिंग ऑफ डीएनए की जरूरत क्यों पड़ी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डीएनए होता क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए को प्रूफ कैसे किया वो भी हमने सीखा था कि डीएनए को हमने 2 एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने दिया था 1928 में। ग्रिफिथ साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन, उसको फिर आगे 3 साइंटिस्ट ने कंटिन्यू करा था हमारा, और उसको उसके उनके एक्सपेरिमेंट को हम बोलते थे बायोकेमिकल एनालिसिस। फिर उस बायोकेमिकल एनालिसिस के बाद मेरे 2 साइंटिस्ट आए, हार्शी एंड चेज। हार्शी एंड चेज ने हमारा एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें उन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया था कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर डीएनए की हमने स्ट्रक्चर देखी कि डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन क्या था हमारा? शुगर। शुगर कौन सी होती है? वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। वहां पे एक फोस्फेट ग्रुप होता है, फोस्फेट ग्रुप की वजह से ही मेरा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा एक नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। नोट्स प्रिपेयर किए थे ना लास्ट क्लास में सबने अच्छे से? यस मैम। यस मैम। नोट्स में आप लोगों ने लिख लिया होगा प्यूरिन का मतलब गुआनिन और एडेनिन, और पिरिमिडीन का मतलब साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। प्यूरिन इज इक्वल्स टू पिरिमिडीन हमेशा आपका सॉर्टेड चलेगा कि प्यूरिन पिरिमिडीन के इक्वल होगा। अब बात यह आती है कि हमें पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आखिरकार डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है हमारा डीएनए? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। तो अब अगर हम बात करें बच्चों, मेरा जो पूरा का पूरा डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियस का साइज है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये मेरा न्यूक्लियस का साइज है। अब डीएनए का साइज कैसे निकालते हैं? डीएनए का साइज कैसे निकालेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स है? 6.6 टाइम 10⁻⁹ 9 बेस पेयर्स। इतने हमारे डीएनए के अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेस पेयर, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, मतलब ये पूरा का पूरा बीच में जो गैप बन रहा है ना आपका यहाँ पे, ये वाला पूरा गैप, इस गैप को बोलते हैं एक बेस पेयर। अगर हम नॉर्मली देखें तो 2 बेसिस के बीच में जो पेयरिंग हो रहा है, आपका एक बेस पेयर ये हो गया, एक बेस पेयर। अच्छा, 2 बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? एक हमारी जैसे 4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर, या फिर इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम भी हम लिख सकते हैं। ये तो डिस्टेंस हुआ किसके बीच में? 2 बेस पेयर्स के बीच में। अब टोटल बेस पेयर कितने हैं मेरे पास? 6.6 इंटू 10⁻⁹, और बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस है कितनी? 0.34 इंटू नैनोमीटर को क्या लिखता है? 10⁻⁻⁹। इन दोनों को आपस में जरा मल्टीप्लाई करके देखना। टोटल बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻⁹, और हर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁹। क्या आएगा आंसर? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। एग्जैक्टली। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो मेरा डीएनए है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। अब डीएनए की ये हमारी स्ट्रक्चर। अब डीएनए के अंदर आप एक चीज देख रहे हैं, ये मेरा एक हेलिक्स बन रहा है 2.2 मीटर। यहां से लेके यहां तक। ये पूरा एक हेलिक्स, मतलब एक कर्व जो मेरा डीएनए लेता है ना, उसको बोलते हैं हम आपका हेलिक्स। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 10 बेस पेयर। 3.4 4 नैनोमीटर। नैनोमीटर। और एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर होंगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि डीएनए की एक हेलिक्स की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, और एक हेलिक्स में होते हैं मेरे टोटल 10 बेस पेयर्स। और डीएनए कैसा होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, एंटी पैरेलल उसकी पोलैरिटी होती है। 3 प्राइम, दूसरे एंड पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 5 प्राइम तो दूसरे एंड पे 3 प्राइम। इनके बीच में ऐसे बेस पेयर्स लगे होते हैं।
यहाँ तक सॉर्टेड सबको? Yes. द मेन टास्क इज टू कि 2.2 मीटर के डीएनए को मुझे 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बॉक्स में फिट करना है। अभी मैं न्यूक्लियस को एक बॉक्स यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, मुझे बॉक्स के अंदर उसको फिट करना है, और फिट करना भी मुझे उसको इस वे में फिट करना है कि वो डीएनए, मतलब जो मेरा थ्रेड है, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो थ्रेड उस बॉक्स के अंदर फिट ही रहे, वो ओपन ना हो, और वो मेरा उलझे बिना थ्रेड। मतलब अगर इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़े उस थ्रेड को यूज करने की, तो मैं उसको सेम टाइम पे यूज कर पाऊं, मुझे उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े उसको समझने में, उसको सुलझाने में। ऐसा क्या करें हम कि हमारा वो थ्रेड, इतना बड़ा थ्रेड 2 पॉइंट और इतनी छोटी सी जगह में आ जाए? बताओ। पैकेजिंग होती है हिस्टोन। इसमें हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग करनी पड़ेगी, और पैकेजिंग भी मुझे ऐसी करनी है कि मेरी पैकेजिंग ओपन ना हो। तो अब हमेशा पता है डीएनए क्या है मेरा? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मैं क्या करूं, इसकी पैकेजिंग किसी ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर करा दूं जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो डीएनए उसको छोड़ के कभी जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब मेरा डीएनए को मैं अगर पैक करा रही हूँ, तो पैक कराने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स मैं यहाँ पे यूज करूं कि मेरा डीएनए पैक ही रहे, वो उसको छोड़ के कभी जाए ना। इसके लिए डीएनए नेगेटिव लेंगे, और जो पैकिंग कराने के लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसको लेंगे पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए एसिडिक है, तो पैकिंग कराने के लिए दूसरी स्ट्रक्चर कैसी लेंगे? बेसिक। बेसिक लेंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया हम यहाँ पे कैसे पैकेजिंग कराएंगे एग्जैक्टली? चलो, अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया है, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब सबसे पहले डीएनए की पैकेजिंग। अब हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है मेरे पास यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों के दोनों सेल के अंदर कंसेप्ट अलग रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नो मैम। मैम नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब इसके पास जब कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका डीएनए कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। सो इसका जो Cytoplasm. डीएनए है, डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रूआउट सेल। पूरे के पूरे सेल के अंदर इसका डीएनए स्कैटर्ड है। और अब डीएनए की पैकेजिंग तो करानी पड़ेगी यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे भी डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर है। तो अब यहाँ पे हम डीएनए को पैक कराएंगे, तो पैक कहाँ पे कराएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब हम इसको रैंडमली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पैक करा देंगे। पैक कराने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ये चीज आपको याद रखनी है, बस इतना याद रख लो, सफिशिएंट है। और एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयरली, कि यहाँ पे हम डीएनए को पैक कराने के लिए किस चीज की यूज करते हैं? जैसे कि यूकैरियोटिक में हम देखेंगे, यूकैरियोटिक में हम हिस्टोन प्रोटीन्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोइड को कैसे बनाते हैं? बाय पॉलीअमाइंस। पॉलीअमाइंस का हम यूज करेंगे। और पॉलीअमाइंस भी कौन से अमाइंस लेंगे हम? बेसिक इन नेचर वाले। बेसिक नेचर वाले पॉलीअमाइंस का यूज करेंगे, उसके ऊपर डीएनए को रैप करा देंगे, और डीएनए साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी स्कैटर्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो ये तो थी मेरी प्रोकैरियोटिक सेल की स्टोरी। अब आते हैं हम अपना यूकैरियोटिक सेल पे, कि एग्जैक्टली मेरे यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता क्या है। अब देखो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल है मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो मुझे अब क्या करना है? प्रोकैरियोटिक में तो मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे डीएनए को पूरे सेल के अंदर फिट कराना है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे सेल की जगह न्यूक्लियस के अंदर फिट कराना है। तो मैं क्या यूज करूंगी?
टूल्स, कुछ टूल्स का मैं यूज करूंगी अपने डीएनए को पैक कराने के लिए। कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं बच्चों? बच्चों सबके सब शांत हो गए। मैम हिस्टोन्स प्रोटीन यूज करते या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, जितना ज्यादा आप क्लास में इन चीजों को रिपीट करोगे ना मेरे साथ, आपको लर्न हो जाएंगे। ये मत सोचा करो क्लास में कि मैं ही क्यों आंसर दूं मैम की बातों का। अब अगर आप आंसर दे रहे हो तो मीन्स आप उस चीज को बार बार रिकॉल कर रहे हो। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं होता है क्लास में, जो चीजें पढ़ रहे हैं ना उन चीजों को जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार खुद से बोलोगे, वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। कभी देखना, आपने एक चीज देखा है कि जो बच्चे ना लर्न करते हैं चीजों को, तो एक बच्चे ऐसे होते हैं जो मन ही मन में याद करता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जोर जोर से बोल के याद करता है। दोनों में डिफरेंस होता है कुछ। जो जोर से बोल बोल के याद करता है ना, आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब लाइक हम छोटी क्लासेस में थे, तो हमारे टीचर्स हम लोगों को एक चीज सिखाते थे कि कभी भी कोई चीज आप लर्न कर रहे हो तो लर्न करो उसको बोल बोल के, मतलब अपने माइंड को भी ये चीज सुनाओ कि हम कुछ याद कर रहे हैं, तो वो चीज आपके माइंड में और अच्छे से सेट हो जाएगी। अब आप मन ही मन में याद करने जा रहे हो, अब मन ही मन में तो हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, तो वो चीजें और बाकी के जो थॉट्स चलते रहते हैं, जो हमने लर्न किया और जो बाकी के थॉट्स थे वो सब मिक्सअप हो जाता है, इसलिए हमें चीजें याद नहीं रहती। जितना ज्यादा आप किसी भी चीज को बोल बोल के याद करोगे, वो आपको उतनी ही टाइम, मतलब उतनी ही ज्यादा ड्यूरेशन तक भी याद रहने वाली है। तो ट्राई किया करो, हर एक चीज को बोल बोल के याद करो। लाइक जैसे किसी को पढ़ाते हैं ना, अब आपने एक चीज एक्सपीरियंस अपना देखा होगा कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब अगर आप वो सेम टॉपिक आप अपने फ्रेंड को समझा रहे हो तो टॉपिक आपका एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फील किया ये चीज कभी? होता है ना? Yes, क्यों ma'am. होता है? क्योंकि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो हमेशा मन मन में पढ़ते हो। लाइक आपने अभी पैकेजिंग पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल, मतलब अपने मन मन में बोल के नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप फ्रेंड को समझा रहे हो सेम चीज आप बोल के समझा रहे हो, तो वो चीज आपके माइंड में एक्स्ट्रा सेट हो जाते हैं। तो उसी चीज से समझ लिया करो कि जब मैं फ्रेंड को समझाता हूँ सेम टॉपिक तो मुझे और अच्छे से याद हो जाता है ये चीज। तो आपके जो ब्रेन है ना, ब्रेन को जितनी ज्यादा चीजें सुनाओगे खुद से, आपकी आवाज आपके ब्रेन को पसंद है बस, और किसी की आवाज नहीं। तो ट्राई किया करो चीजों को बोल बोल के पढ़ने का। कोई वर्ड नहीं याद हो रहा, कोई डेफिनेशन याद हो, 4-5 बार उसको रिपीट कर लो, याद हो जाएगी एंड याद भी रहेगी वो लॉन्ग टर्म तक। चलो बहुत हो गया लेक्चर। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसके साथ साथ और क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? Histone protein. बेसिक अमीन्स या फिर बेसिक, एक सेकेंड, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ले लिए हमने, हिस्टोन। अभी हिस्टोन यही पे ऐड कर लेता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हिस्टोन, तो ये कैसा होता है? मेरा बेसिक इन नेचर होता है। क्यों होता है बेसिक इन नेचर? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन से हिस्टोन यूज किए हैं, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? लाइसिन और आर्जिनिन। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से, लाइसिन और आर्जिनिन, कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन, दो हिस्टोन, दो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है आपका, इन अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप आपके डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप से जाके कनेक्ट होता है। लिंकेज समझो कैसे आपका डीएनए इस हिस्टोन के ऊपर रैप होगा। आर ग्रुप ऑफ these amino acid, इन्हीं अमाइनो एसिड्स का आर ग्रुप बाइंड करेगा टू दी नेगेटिवली चार्ज phosphate ग्रुप ऑफ डीएनए। अब सुनो, जो मेरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये होते हैं आपके टोटल कितने टाइप के? 5। कौन कौन से? H1, रिपीट करो सारे स्टूडेंट्स, H1, H2A, H2B, H3, H3, H4। ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इन 5 में से यूज हम किसको करते हैं? सिर्फ 4 को यूज करते हैं। पेयर्स में 4 हमेशा प्रेजेंट होते हैं पेयर में। तो टोटल कितने यूज कर रहे हैं फिर हम यहाँ पे? 8 यूज कर रहे हैं, है ना? तो उससे हमारा बन जाता है हिस्टोन का
ऑक्टामर। ऑक्टामर। अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनेगा। आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में इसको बनाएंगे। एक मेरा ये कौन सा, दिस इज H2A, ये H2B, ये मेरा H3 और ये मेरा H4। इसी के बैक साइड में पीछे ऐसे चार चार प्रेजेंट होंगे। ये बन गया देखो मेरा ऑक्टामर। कुछ कुछ लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, या फिर उसको ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे भी इसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऑक्टाहेड्रल में जो होता है ऑक्टाहेड्रल शेप, ऐसे चार यहाँ पे बना दो और चार इसके ऐसे बैक पेज पे, मतलब चार और चार, चार आगे की साइड चार पीछे की साइड। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पीछे भी H2A होगा, यहाँ पे H2B होगा, इसके पीछे यहाँ पे H3 होगा और यहाँ पे H4 होगा। ऐसे प्रेजेंट होता है। अब ये बचा एक H1, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है फिर? H1 का काम सुनो, अब ध्यान से समझना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। अब मेरा डीएनए को मुझे क्या कराना है, डीएनए को इसके ऊपर रैप कराना है। मैं डीएनए को बना रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर से, ये ऐसे मेरा डीएनए है। इस डीएनए को मुझे इसके ऊपर रैप कराना है। अब रैपिंग कैसे होगी ध्यान से समझना। मेरा डीएनए आया, इसके ऊपर इसने एक ऐसे टर्न लिया और दूसरा टर्न ऐसे। कितने टर्न लिए हमारे डीएनए ने इसके? 1। एक टर्न तो पूरा लिया, देखो पूरा टर्न है, और एक टर्न कितना है? सिर्फ 3/4। डीएनए ने पूरा एक टर्न पूरा लिया और उसके बाद 3/4 टर्न लिया। ये होता है हमारा डीएनए की पैकिंग। अब आगे जो डीएनए है उसको क्या मिलेगा? एक दूसरा ऑक्टामर मिल जाएगा। ये देखो इसके बैक साइड में ऐसे H2A, H2B, H3, H4। फिर मेरा ये डीएनए यहाँ पे भी सेम चीज करेगा, एक टर्न लेगा पूरा, ठीक है, और एक हाफ टर्न लेगा, मतलब एक पूरा टर्न और एक 3/4 टर्न। फिर किसी दूसरे ऑक्टामर के पास जाएगा, फिर उसके ऊपर कंबाइन होगा। ऐसे करके हमारा डीएनए रैप होता चला जाता है। फिर मेरे को कैसे दिखाई देगी स्ट्रक्चर? ऐसे दिखाई देगी। ये बीच में जो मैंने यहाँ पे सर्कल्स बनाए, ये सर्कल्स क्या है? ये एक ऑक्टामर। और ऑक्टामर के ऊपर, जब मेरे हिस्टोन के ऊपर मेरा डीएनए रैप हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो मेरा यहाँ पे जो एक सर्कल है ना, ये सर्कल न्यूक्लियोसोम है। और ये न्यूक्लियोसोम ना मेरे को बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे वो एक थ्रेड के अंदर आपने छोटे छोटे बीड्स से डाल दियो, जैसे वो व्हाइट व्हाइट मोती होते हैं ना, उनकी जो माला होती है, वैसे दिखाई देता है बिल्कुल ये। इसीलिए हम इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं। एक स्ट्रिंग, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपने बीड्स डाल दिया है, ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। अब यूज बता रही हूँ आपको H1 का, बिकॉज हमने चार तो यूज कर लिया, H2A, H2B, H3, H4, बचा मेरा H1। अब मैंने यहाँ पे अपना डीएनए को पैक करा दिया। अब पॉसिबिलिटी है ना कि मेरा डीएनए यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी मैंने क्या लिया, बीच में एक ऐसे सर्कल लिया और उस सर्कल के ऊपर ऐसे डीएनए रैप करा दिया। अब रैप कराने के बाद ये ओपन भी तो हो सकता है, तो ये ओपन ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे H1 डीएनए को लिंक करा दूंगी यहाँ पे भी H1 हिस्टोन को। तो H1 हिस्टोन काम क्या करता है मेरा? H1 का काम क्या है? स्टेबिलिटी बना के रखना, ताकि जो हमारा ये डीएनए है, ये डीएनए इसके ऊपर इजिली रैप्ड रहे। इस चीज को मेंटेन करता है हमारा H1 प्रोटीन। बताओ ये चीज समझ में आया पैकेजिंग कैसे करा रहे हैं? अब समझो,
अब मैंने लिया यहाँ पे, अब आप देख रहे हो कि कुछ डीएनए का पार्ट तो आपका हिस्टोन के ऊपर रैप है और कुछ डीएनए का पार्ट ये वाला बच गया जो किसी के ऊपर रैप नहीं है। जो दो देखो ना यहाँ पे, एक न्यूक्लियोसोम ये और एक न्यूक्लियोसोम ये, दो न्यूक्लियोसोम को जो कंबाइन कर रहा है, तो उसके बीच में जो छोटा सा पार्ट बच रहा है ना डीएनए का, इस डीएनए को बोलते हैं हम आपका लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लिंकर डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, साइज कितना होता है इनका? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर। इसकी स्पेलिंग सही लिख लेना। न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है 120 बेस पेयर और 80 बेस पेयर होते हैं मेरे लिंकर डीएनए के अंदर। आया समझ में कैसे हमने पैकेजिंग कराया? इस टाइप की पैकेजिंग को हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग। दिस इज नोन एज लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग। आया समझ में? लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हमने कौन से अमाइनो एसिड्स का यूज किया, कैसे कैसे इनको पैक कराया। बोलो बच्चों फटाफट से सारे। यस मैम। चलो अब आती है नेक्स्ट पैकिंग मेरी, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं बिकॉज आज के हमारे टारगेट है 3 टॉपिक्स। अब हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या कराएंगे? मैंने डीएनए को न्यूक्लियोसोम के ऊपर बाइंड करा दिया, ये ऐसे, ये मेरे न्यूक्लियोसोम्स। अब मुझे क्या कराना है? इसको और ज्यादा ऐसे रैप कराना है ऐसे। ये यहां तक तो थी मेरी लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग। अब जब मैं इस स्ट्रक्चर को भी और ज्यादा पैक कराने लग जाऊंगी, इसको बोलेंगे हम हायर लेवल। अब हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या करते हैं? कौन से एसिड्स का, कौन से प्रोटीन्स का यूज करते हैं हायर लेवल में? इसका यूज करते हैं हायर लेवल में। हायर लेवल में हम यूज करते हैं एसिडिक प्रोटीन्स का। एसिडिक प्रोटीन्स का हम यूज करेंगे। कौन कौन से होते हैं ये एसिडिक प्रोटीन्स हमारे? टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। इन अमाइनो एसिड्स का हम यूज करते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं आपके नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और पहले वाले प्रोटीन कैसे थे मेरे? हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये है मेरे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम NHC। पी भी आप ऐड करना चाहो कर लो, वरना इनको बोलते हैं NHC प्रोटीन्स। आगे यहां तक समझ में? यस मैम। चलो ये तो हुआ हमारा पैकेजिंग। अब पैकेजिंग अगेन 2 टाइप का होता है। अगर मैंने डीएनए को बहुत ज्यादा टाइटली पैक करा दिया तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो मेरा डीएनए ऐसे है, इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम्स बन गए, फिर ये न्यूक्लियोसोम्स को और ज्यादा मैंने ऐसे पैक करा दिया। अब पैक कराने के बाद मैं इसको एक प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर में ले आई। यहां तक तो है ये मेरा डीएनए, अभी डीएनए विद न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे आके मेरा क्या बन गया? क्रोमेटिन। और यहाँ पे आके क्या बन गया? क्रोमोसोम। और आपको मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताया था कि क्रोमोसोम सिर्फ कब दिखाई देते हैं मेरे को? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तभी मेरे को क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। तो अभी मेरे क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। तो अभी मेरे को अपने डीएनए के अंदर, अगर सपोज करो मेरी कोई सेल अभी डिवाइड नहीं हो रही है, उस सेल के अंदर मैं माइक्रोस्कोप लगा के उस सेल के का डीएनए देखूंगी तो डीएनए मेरे को क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर डीएनए डिवीजन फेज में जा चुकी है
माइटोसिस हो, मियोसिस हो, कोई सा भी फेज हो, तो मेरे को डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में लिखेगा। अब हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, जब हम क्रोमेटिन को बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड करा देते हैं, जब हम डीएनए को बहुत ज्यादा टाइटली पैक करा देंगे, अब अगर हम इसको टाइटली पैक्ड करा देंगे कुछ ज्यादा ही, मतलब नॉर्मल तो होता है क्रोमेटिन, अगर मैंने उसको बहुत टाइटली पैक करा दिया तो उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, और अगर मैंने इसको लूजली पैक्ड कराया उसको क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन मेरा टाइटली पैक हो गया, इसका मतलब वो अब मेरे कोई फंक्शंस नहीं दिखा पाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा इनएक्टिव। और इसके साथ साथ ये हमेशा कैसा दिखेगा, मेरे को डार्कली स्टेन्ड दिखेगा। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूक्रोमेटिन वाला कैसा होता है, मेरा यूक्रोमेटिन वाला एक्टिव डीएनए होता है, और यहाँ पे ये हमारा लाइटली स्टेन्ड होता है, लाइट स्ट्रीम्स। ये हुई स्टोरी फिनिश हमारी पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। बताओ सबको क्लियर है पैकेजिंग ऑफ डीएनए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जिया बोल रही है मैम डेटा खत्म हो गया। बेटा क्लास तो अभी स्टार्ट हुई, अभी इस तक डेटा में क्या कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख के फिनिश कर दिया क्या आपने सारा डेटा? बताओ। चलो इतना क्लियर है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो हमारी एनसीईआरटी नहीं लिखती लेकिन हमें पता होना चाहिए। डीएनए 2 टाइप के होता है, डीएनए 2 टाइप के होता है। एक होता है मेरा नॉन कोडिंग डीएनए और एक होता है कोडिंग डीएनए। अब कोडिंग और नॉन कोडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो कुछ फंक्शन नहीं करता, एकदम वेला बैठा हुआ है घर पे, उसको बोलेंगे नॉन कोडिंग। और डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शन करेगा। डीएनए को आप आगे मैं आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझाऊंगी, वहां पे पार्टिसिपेट करेगा पूरा कंप्लीटली अच्छे से, उसको बोलेंगे कोडिंग पार्ट। अब नॉन कोडिंग, अब आप बताओ घर में 10 लोग हैं, 10 में से मैक्सिमम अगर मैं नंबर की बात करूंगी तो मैक्सिमम लोग कैसे मिलते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते, बेरोजगार होता है। एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कमाने वाला तो घर में एक ही होता है ना, हमारे पापा हो गए या हमारे ग्रैंडफादर हो गए या हमारी मम्मा हो गई, 1 या 2 बस होता है ना, तो वो हमारे घर का कोडिंग पार्ट है। और जो बाकी के हम सब बच्चे हैं या और कोई लोग है जो कुछ नहीं कर रहा है, वो नॉन कोडिंग पार्ट हो गया हमारे घर का। तो नॉन कोडिंग हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम नंबर में होता है, और ये हमेशा रिपीटेड सिक्वेंसेस होती हैं, रिपीटेड सिक्वेंसेस। हमारे डीएनए की रिपीटेड सीक्वेंसेस हो गई, या फिर इसको लिख लो रिपीटेटिव डीएनए। डीएनए का वो पार्ट जो बहुत बार रिपीट हो रखा है। अब बहुत बार रिपीट हो रखा है तो कुछ काम करेगा ही नहीं, इट मींस डू नॉट कोड फॉर आरएनए, ये आरएनए को कोड नहीं करेगा। अब यही प्रोसेस मैं आपको आगे समझाऊंगी कि कैसे होता है। ऐसे पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब जनरली इस वाले पार्ट में जो किसी आरएनए को कोड नहीं करता है, इसमें हमारे पास 2 टाइप के जीन्स पाए जाते हैं, जंपिंग जीन्स और नॉन जंपिंग जीन। जंपिंग और नॉन जंपिंग का मतलब क्या होता है ना, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब आया हमारे घर का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो कोडिंग वाला पार्ट हमेशा क्या काम करता है, 2 काम करता है। एक तो है प्रोटीन की कोडिंग करता है, और इसके साथ साथ ये हमारे डीएनए की कोडिंग करता है। प्रोटीन कोडिंग वाला क्या काम करेगा, प्रोटीन कोडिंग वाला हमारा कोड करेगा किसी प्रोटीन को, एंड इसके पास ही क्या होगी, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब डीएनए कोडिंग वाला पार्ट क्या काम करेगा, ये हमारा कोड करेगा, कोड फॉर आरएनए को कोड करेगा, टीआरएनए को कोड करेगा, और हिस्टोन बनाने का काम करेगा। बिकॉज डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन की जरूरत पड़ेगी हमें, आरएनए की जरूरत पड़ेगी हमें प्रोटीन बनाने के लिए, टीआरएनए की भी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोटीन बनाने के लिए। तो मतलब जो मेरी मैक्सिमम मशीनरी है
हमारी सेल की न्यूक्लियस के अंदर वाली मशीनरी, वो कोडिंग कंट्रोल करेगा। अब नॉर्मल सी एक चीज आती है, एक बहुत फेमस थ्योरी है हमारी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एंड ये मशीनरी हर किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। रुकती है कभी भी ये प्रोसेस? कभी रेस्ट नहीं करता है। लेकिन आप लोग हैं पढ़ाई से हमेशा रेस्ट लेते रहते हैं। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो हमारी खुद की बॉडी है बच्चों। अगर आप मोटिवेशन लेना चाहते हो, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस इतने सारे चलते रहते हैं जो नॉन स्टॉप चलता है। वो ये नहीं सोचते कि अभी हम लेजी हो रहे हैं, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी बहुत गर्मी हो रही है या बहुत डिस्ट्रैक्शन। उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन कहाँ पे है? आपके माइंड में है। जबकि माइंड आपका पूरा दिन, अगर आपका माइंड क्या करे, एक भी मिनट के लिए ऑक्सीजन ना गेन करे, उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए एक मिनट के लिए भी, तो आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा पूरा। सिर्फ एक मिनट भी अगर ऑक्सीजन आई, एक मिनट से कम में भी। आपने सुना होगा अभी कोरोना के इतने सारे पेशेंट्स आए हाइपोक्सिक के, क्योंकि आपने देखा था अभी जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। और मतलब जो आपका वायरस था, वो वायरस क्या कर रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो जितने भी लंग्स वाले पेशेंट थे उन सबको ये प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो वो सारे मोस्टली पेशेंट्स को हाइपोक्सिक होने स्टार्ट हुआ था। हाइपोक्सिक का मतलब यही होता है कि आपकी जब ब्रेन सेल्स के पास ऑक्सीजन ना जा पाए तो आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसमें क्या है, हम सभी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, हम सभी के बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जब डीएनए अपने आप को ही कोड करता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। फिर हम डीएनए से बनाते हैं क्या? एमआरएनए। आरएनए लिख लो या एमआरएनए लिख लो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। फिर हम बनाते हैं आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये हमारा एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है जो हर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चल रहा है। अब आपको पता है प्रोटीन से ही हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बन रहे होते हैं, प्रोटीन से ही हमारे एंजाइम्स बनते हैं, एंड प्रोटीन से ही हमारा सेल मेम्ब्रेन बनती है, मतलब एग्जैक्टली बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन बना किससे होता है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर कहां से आता है, बताओ? आप जो अपनी डाइट में प्रोटीन ले रहे हो ना बेटा, वही प्रोटीन आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। मतलब देखो, एक बहुत अच्छा सा आपको ना डेली लाइफ से रिलेट करोगे। आप लोगों ने आज कोई प्रोटीन से बना डाइट खाया, मतलब आप लोगों ने नॉर्मल दाल खाई, ठीक है? अब आपने, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम कितने बच्चों ने पढ़ा है क्लास में? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन को ना हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम होता है, पहले उसको प्रोटीएज में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो फाइनली एंड में जाके उसको अमाइनो एसिड हम बना देते हैं। फिर यही अमाइनो एसिड हमारे सेल के पास जाएगा, यही अमाइनो एसिड हमारे सेल के पास जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जाके बैठ जाएगा। फिर हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा। फिर यही आरएनए क्या काम करेगा, जो हमने अमाइनो एसिड्स खाए, टोटल अमाइनो एसिड कितने होता है? 20। मतलब हमने तो प्रोटीन खाया था, देखो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, हमने प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दिया, फिर हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस अमाइनो एसिड से वापस प्रोटीन बना रही है। अब बच्चे यहाँ पे ये डाउट पूछते हैं कि मैम जरूरत क्या है इस प्रोसेस की? मतलब सपोज करो अगर हमारी बॉडी डायरेक्टली प्रोटीन ही इंटेक करने लग जाए तो इस मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन हमारी सेल्स इस टाइप से बनी ही नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रोटीन को इंटेक कर ले। वो तो बोलती है हमको तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। बहुत
बार ऐसे होता है ना, बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं, बहुत हैवी फूड खा लेते हैं, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आपके एंजाइम्स उस फूड के लिए उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो ऐसी हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमारा बॉडी डायरेक्ट हमारे सेल्स डायरेक्टली प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रहे होते ना, तो आज ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते हम। चलो, तो अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आखिरकार डीएनए से डीएनए पर कैसे। बाद में भी तो इससे प्रोटीन ही बन रहे हैं। हाँ जी, मैम बाद में भी तो इससे प्रोटीन ही बन रहे हैं। हाँ बाद में भी तो इससे प्रोटीन ही बन रहा है ना, तो इसलिए जरूरत क्या है इस मैकेनिज्म की। सीक्वेंस वो नहीं होगा ना जो हम ओरिजिनली खा रहे हैं, उस प्रोटीन का Yes. सीक्वेंस अलग होगा। एग्जैक्टली वो सीक्वेंस, लेकिन ऐसा होता है ना, हम जो प्रोटीन खा रहे हैं, अब हमारी बॉडी के अंदर जिस स्ट्रक्चर को, जिस टाइप का प्रोटीन चाहिए, वो उस टाइप के प्रोटीन के साथ जाकर इंटरेक्ट कर लेता। ऐसे भी तो हो सकता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेल के अंदर प्रोटीन बना रहे हैं, पूरी प्रोटीन की चेन बना रहे हैं। अब प्रोटीन की चेन सपोज करो हमारा मेलेनिन पिगमेंट है, या फिर बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है, वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से ही तो मिलके बने हैं। बस हाँ ये है कि हर एक के अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से बनी है, प्रोटीन की चेन अलग अलग है सबके अंदर। लेकिन अगर प्रोसेस ऐसा होता है कि जो हम प्रोटीन खा रहे हैं और प्रोटीन में जो मतलब सपोज हमारे मेलेनिन को कोई दूसरा प्रोटीन चाहिए, तो हमारा हमने जो प्रोटीन खाया उसी प्रोटीन के अंदर से वो यूज कर लेता उसको, क्योंकि बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स तो जा तो 20 रहे हैं ना, है तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स ही। उन 20 अमाइनो एसिड्स का बस अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, टोटल तो अमाइनो एसिड 20 है। हमारी बॉडी क्या करती है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप बोल रहे हो, उस प्रोसेस में सिर्फ कोडिंग ही तो होती है ना। अब ये कोडिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि हम तो बना लेते हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी किसकी फॉर्म में है, प्रोटीन की फॉर्म में है। अब वो कैरेक्टर्स हमारी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, तो ये प्रोसेस वहां पे काम आएगा, ये प्रोसेस वहां पे। अगर हम जो प्रोटीन खा रहे हैं वही प्रोटीन से हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल होते, तो आज जो इंसान बहुत अच्छी डाइट ले रहा होता है ना, वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल इंसान होता। जो सबसे गंदी डाइट ले रहा होता, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही होता, क्योंकि प्रोटीन्स डायरेक्टली आपकी बॉडी को वैसे अफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में करते हैं अगर इस मैकेनिज्म से हम चले। लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोटीन कर रहे होते ना, तो वहां पे हमारा शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाते। ये प्रोसेस जरूरी है इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए, कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी सेम ही कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो। आया कुछ कुछ समझ में? यस मैम। तो कोई भी टॉपिक पढ़ा करो ना, उस टॉपिक को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके सोचा जरूर करो कि हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव मेथड नहीं था, जरूरत क्यों है हमें इस टॉपिक को पढ़ने की। तो टॉपिक लॉन्ग टर्म ही याद रहेगा आप लोगों को। ये बहुत अच्छा तरीका होता है बायो को बाय हार्ट करना, वो बहुत जरूरी होता है बायो को बाय हार्ट करना। अब सबसे पहले रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनाना। अब डीएनए से डीएनए का बनाना है, अब साइंटिस्टों के माइंड में डीएनए से डीएनए बनता है। एक कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे लगाया, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड दिखाता है रेप्लिकेशन में। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि बनने वाला नया डीएनए हमेशा पेरेंटल डीएनए के जैसा होगा। मतलब सिंपल सा देखो, बहुत इजीली तरीके से आपको समझाती हूँ मैं। ये मेरा डीएनए, ये है पेरेंटल डीएनए, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, फाइव प्राइम। अब ये पेरेंटल डीएनए का मुझे कराना है रेप्लिकेशन, तो ध्यान से समझना इसके रेप्लिकेशन में क्या होगा। सबसे पहले जो ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए की स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएगा। मतलब एक डीएनए से मुझे दो डीएनए बनाना है, तो जो नया डीएनए मेरा बनेगा ना, वो देखो कैसा बनेगा,
सबसे पहले क्या हुआ, कोई बता सकता है इसमें हुआ क्या? स्ट्रैंड सेपरेट हुआ। ओरिजिनल स्ट्रैंड जो थे वो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे थे। इससे सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि जो मेरा पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड, मतलब पेरेंटल एक डीएनए से दो डीएनए बनाएंगे, तो जो दो डीएनए बनेंगे ना, उन दोनों डीएनए के अंदर एक एक स्ट्रैंड कैसा होगा, पेरेंट्स का जैसे होगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उस इंफॉर्मेशन का हाफ इंफॉर्मेशन तो एक ऑफस्प्रिंग को मिल जाएगी और हाफ दूसरे को मिल जाएगी। हाफ पेरेंट क्या करेगा, सपोज पेरेंट के पास 100% कोई चीज है, 100% प्रॉपर्टी है, तो 100% प्रॉपर्टी में से क्या करता है, 50% प्रॉपर्टी एक इंसान को दे देता है, 50% एक इंसान को दे देता है, मतलब अपने बच्चों को दे देते हैं। अब क्या बोलते हैं हम कि 50% मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दिया, आगे का काम आप खुद कर लो। 50% प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दिया, आगे का काम आप खुद कर लो। आप चाहे इसको वेस्ट करो, चाहे आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट करके अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो। 50-50 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे यहाँ पे हुआ, पेरेंट ने एक स्ट्रैंड अपना एक ऑफस्प्रिंग को दे दिया, दूसरा स्ट्रैंड दूसरा ऑफस्प्रिंग को दे दिया। फिर इनके जब ऑफस्प्रिंग आएंगे, ये भी सेम चीज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपीज में, बनाओगे तो याद रहेगा। देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स है ना, तो उससे बनाना। अब नया स्टैंड जो बनेगा उसको मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ। देखो, आया समझ में क्या हुआ यहाँ पे? सेमी कंजर्वेटिव पता चल रहा है आपका, एक डीएनए ये था, एक डीएनए ये था, इन दोनों डीएनए ने क्या किया, इस वाले डीएनए ने, एक ये है इसका ऑफस्प्रिंग और एक ये है, इसने अपने दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर दिए, 50% इसको दे दिया, 50% इसको दे दिया, बोला आप अपना आगे का दूसरा स्ट्रैंड खुद बनाओ। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अब डबल स्ट्रैंडेड में से बनने वाले दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे। अब दोनों के दोनों को तो नहीं दे सकता ना, डीएनए एक को ही दोनों स्ट्रैंड दे दिया तो बेचारा दूसरा क्या करेगा, नहीं कर सकता कुछ भी। तो हमारा डीएनए, हमारा जो पेरेंटल डीएनए वो क्या करता है, एक एक स्ट्रैंड दोनों को दे देता है और फिर एक एक वो अपना नया स्ट्रैंड खुद बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हमारा किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था। अब इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उन्होंने इस चीज को बता दिया था कि हमारा जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। फिर उनके माइंड में थॉट आया कि फिर डीएनए से जो डीएनए बनता होगा वो ऐसे ही बनता होगा कि दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हो जाते होंगे, फिर उन एक स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड आ जाता होगा, दूसरे के ऊपर दूसरा स्ट्रैंड आ जाता होगा, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती होगी। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था बच्चों, आप ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या बच्चों? यस मैम। ओके, बाकी लोग? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट दिया था 1958 में। ये चैप्टर ना मैंने अपने YouTube चैनल पे पढ़ा है, आप लोगों ने वहां से नहीं पढ़ा, ई कोलाई के ऊपर।
एंड इकोलाई के साथ साथ एक और यूज किया था उन्होंने, मतलब इकोलाई के ऊपर मेसेल्स एंड स्टॉल ने किया था, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। और एक साइंटिस्ट थे हमारे टेलर साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था वीसिया फेबा के ऊपर। मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसको इकोलाई के ऊपर प्रूफ किया था और टेलर ने वीसिया फेबा के ऊपर प्रूफ किया था। बिकॉज इकोलाई प्रोकैरियोट है, वीसिया फेबा यूकैरियोट है, तो एक ने प्रोकैरियोट के ऊपर दिया पढ़ा और एक ने यूकैरियोटिक के ऊपर। मेरे पीरियड चल रहा है इसलिए नहीं पढ़ पाई, अब पढ़ लूंगी। ओके बच्चों, चलो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। अब समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में हुआ क्या था। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मेसेल्स एंड स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ। ये मेरी, अच्छा बायो की लैब में आपने देखो ना, इसकी ना ग्लास की छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, पेट्री डिश ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही एक पेट्री डिश ले लिया, उस पेट्री डिश के अंदर मैंने इकोलाई को रख लिया, ठीक है। पेट्री डिश लिया, उस पेट्री डिश के अंदर मैंने इकोलाई को ग्रो कराना स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, वहां पे केमिकल डाल दिया उस पेट्री डिश के अंदर। कौन सा केमिकल डाला मैंने, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मैंने वहां पे ऐड कर दिया, लेकिन मैंने नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड नहीं यहाँ पे ऐड किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया नाइट्रोजन 15 वाला। अब नाइट्रोजन 15 क्या होता है, नाइट्रोजन 15 क्या है, हैवी आइसोटॉप है किसका, नाइट्रोजन का, है या नहीं, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटॉप है, इसके अंदर मैंने ग्रो कराया, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा ग्रो कर गया, तो ग्रो करने के बाद मेरे को जो इकोलाई दिखा, उस इकोलाई के अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन 15 ही, मतलब जो अब नाइट्रोजन क्या, अच्छा आप खुद बताओ अमोनियम क्लोराइड मेरे इकोलाई को कैसे अफेक्ट कर सकता है, किस पार्ट को अफेक्ट करेगा, सोचो एक बार। इकोलाई के पास भी डीएनए है या नहीं है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर नाइट्रोजन होती है। तो जब तक मेरा इकोलाई नॉर्मल था, उसके अंदर नाइट्रोजन 14 था, लेकिन अब मैंने इकोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां पे मेरे पास नाइट्रोजन 15 दिया मैंने उसको, तो इकोलाई का जितना भी डीएनए होगा वो सारा का सारा डीएनए कैसा बन जाएगा, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस में जो नाइट्रोजन है वो सारे के सारे हैवी आइसोटोप बन जाएंगे या नहीं, यस मैम, बन जाएंगे। लेकिन इस चीज को मैं कैसे पता करूंगी, मैं कैसे पता करूंगी कि मेरे इकोलाई के अंदर जो इकोलाई का जो डीएनए था वो हैवी आइसोटोप वाला बना या नहीं बना, उसको पता करने के लिए एक टेक्निक होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है टेक्निक का नाम, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक मैंने यूज किया। इस टेक्निक में क्या करते हैं, एक ऐसे ट्यूब ले लेते हैं, इस ट्यूब के अंदर अपने ई कोलाई के डीएनए को बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं, हाई स्पीड से रोटेट कराएंगे, और इस ट्यूब के ऊपर ऐसे लेबलिंग्स लगी रहती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, इसके अंदर लेबलिंग लगी रहती है कि मेरा ई कोलाई, मतलब जो मैंने उसके अंदर मटेरियल डाला वो जहां पे आके रुका, इसका मतलब उसका वेट उतना है, जहां पे वो आके रुका उसका वेट इतना है। अब मेरा जो ये इकोलाई था, ये मेरा कहाँ पे आके रुका, यहाँ पे, जब मैंने इसको ग्रो कराया किसमें, नाइट्रोजन 15 के मीडियम में, तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि मेरा ये जो बैंड आया, ये कैसा बैंड आया, ये हैवी बैंड था, हैवी बैंड। इट मीन्स ई कोलाई डीएनए कंटेन, क्या है ई कोलाई डीएनए के अंदर, नाइट्रोजन 15।
15 है, ठीक है, इतना मैंने काम कराया। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजन 15 वाला जो मीडियम है उसको हटा दिया, नाइट्रोजन 15 वाला मीडियम हटा दिया, और अब इकोलाई को ग्रो कराया कौन से मीडियम में, नाइट्रोजन 14। या राइट। अब मैंने इसको ग्रो कराया N14 NH4Cl, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन में मैंने अब इसको ग्रो कराया। अब ग्रो कराने के बाद फिर से मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में लेके गई, फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब मैंने ली। अब मैंने चेक किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में कहाँ पे मुझे मेरा ये इकोलाई स्टैंड करेगा। अब मैंने देखा कि पहले तो एक बैंड आया था सिर्फ बहुत नीचे की साइड, नीचे की साइड मतलब हैवी हो गया था वो। अब एक बैंड आया यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे एक बैंड देखने के लिए मिला। पहले बैंड यहाँ पे था नीचे की साइड, अब उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया। उससे क्या पता चला मुझे कि मतलब पहले तो जो मेरा इकोलाई का डीएनए तो बहुत ज्यादा हैवी था, लेकिन अब मैंने इसको जब नाइट्रोजन 14 के मीडियम में ग्रो कराया थोड़ा सा लाइट हो गया, वो हो गया नहीं। तो इससे मुझे पता चला कि ये मेरा जो बैंड होगा वो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 का होगा, हाइब्रिड बन गया इसका मतलब मेरा डीएनए, ठीक है। फिर मैंने फिर से ग्रो कराया अपने इकोलाई को फिर से ग्रो कराया, और कहाँ पे ग्रो कराया, वही नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में। एक सेकेंड स्लाइड से ऐड कर लें। बच्चे लोग आज इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं क्लास में? मैम मैथ्स में ही लगा हूँ। हो सकता है बिकॉज ये वाला चैप्टर ना स्कूल में बच्चे पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। लेकिन बच्चे डोंट नो कि हम यहाँ पे चैप्टर ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को भूलेंगे नहीं आप इस चैप्टर को। फिर चलो, फिर से मैंने इकोलाई को ग्रो कराया, कौन से मीडियम में, वही नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में। अब मैंने फिर से अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब उठा ली। अब सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में मेरे को देखने के लिए मिला कि मेरे पास बेंड और आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन अब मेरे को दो बेंड्स मिले। कैसे बेंड मिले, एक बेंड तो जहां पे मेरे को फर्स्ट टाइम मिल रहा था ये वाला, वहां पे मिला, और एक बेंड इससे भी आगे मिला मेरे को ये। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला ये तो नाइट्रोजन 15 वाला बैंड होगा और ये नाइट्रोजन 14 वाला बैंड होगा। ऐसे मेरे को यहाँ पे ये बैंड्स मिले। अब इस बैंड से मतलब क्या बनता है वो समझो। देखो बहुत छोटे छोटे से डीएनए भी बना रही हूँ मैं। ये मेरा नॉर्मल डीएनए 14 वाला, ठीक है। एक सेकेंड, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे मैम ये 14 क्यों लिखा आपने, नाइट्रोजन 14 वाला। अब मैंने इसको ग्रो कराया नाइट्रोजन 15 में, तो अब क्या होगा यहाँ पे दो डीएनए बनेंगे। दोनों डीएनए में क्या होगा, एक बैंड तो मेरा 14 वाला ही होगा और एक 15 वाला बन जाएगा। ऐसे देखने के लिए मिलेगा ना। यस मैम। अब मैंने इसको क्या कराया, फिर से ग्रो करा दिया नाइट्रोजन 14 में ही। अब ध्यान से देखना, पहले तो ये बैंड अलग अलग करा लो, इनके स्ट्रैंड्स अलग अलग करा लो। ये 4 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, 14 15 14 15। अब इसके ऊपर सारे के सारे स्ट्रैंड बनेंगे। कैसे वाले बनेंगे अब नए स्ट्रैंड, 14 वाले बनेंगे ना, बिकॉज 14 की मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। 14 14 14 14। अब देखो 50% मेरे को वो डीएनए मिल रहा है जिनके पास नाइट्रोजन 14 है दोनों में, तो इसलिए उसका बैंड यहाँ पे आया। और 50% मेरे को हाइब्रिड मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उसका बैंड नाइट्रोजन 15 वाला आया। इसलिए ये दो बैंड्स हमें देखने के लिए मिले। आगे समझ में वो क्या रहा है बताओ। यस मैम। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से डीएनए रेप्लिकेशन अब समझ लेते हैं कि अब डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। लिखो स्पीडली डीएनए रेप्लिकेशन।
सबसे पहले लिखो डीएनए रेप्लिकेशन, जो अभी इतनी बड़ी सी कहानी मैंने आपको सुनाई, कैसा होता है डीएनए रेप्लिकेशन? एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। इसके साथ साथ ये सेमी डिसकंटिन्यूअस मेथड है। इसके साथ साथ ये बाई डायरेक्शनल है। और हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा? 5 to 3 prime 5 to 3 डायरेक्शन में होगा हमारा। डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट, पूरा नाम याद करो बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये हम यहाँ पे करेंगे। अब इसके साथ साथ साइट क्या है रेप्लिकेशन की? कहाँ पे रेप्लिकेशन होगा? कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा या नहीं? और डीएनए की सीक्वेंस, डीएनए में रेप्लिकेशन जहां साइट से स्टार्ट होता है उस साइट को बोलते हैं हम फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओराई। तो हमेशा याद रखना जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में मैनी ओआरआई होते हैं, बहुत सारी सीक्वेंस, मतलब डीएनए यूकैरियोट में ऐसे याद रख लो कि डीएनए जो है यूकैरियोट्स का, वहां पे बहुत एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक टाइम पे एक ही जगह पे रेप्लिकेशन होगा, तो मतलब सिर्फ वन और आई साइट। यहां तक डन? यस मैम। चलो अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे कराएंगे, ध्यान से समझना। मेरा ही डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अपने डीएनए को ओपन करना है, बिकॉज डीएनए को हमने पैक करा दिया। अब डीएनए को ओपन करना है। अब डीएनए को ओपन करेंगे जब हम, तो कैसे ओपन करेंगे? हेलिकेज। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में कैसे बॉन्ड्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेप 1 क्या होगा मेरा? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन ब्रेक कराएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम ने सपोज करो हमारे बॉन्ड्स को ब्रेक करा दिया, तो ये मेरा एडेनिन, इसके सामने होगा थाइमिन, ये मेरा साइटोसिन, यहाँ पे होगा गुआनिन, ये मेरा फिर से थाइमिन, यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन होगा, यहाँ पे गुआनिन, तो यहाँ पे साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, ए अगेन टी। सीक्वेंस लिख दो, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। डन यहां तक? ये जो मेरी स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। शेप कैसी है इसकी? वाई शेप। वाई शेप। और वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में कौन से एंजाइम ने हेल्प किया? हेलिकेज एंजाइम ने। अब एक चीज ध्यान रखो, अब आपने इसको ओपन तो करा दिया, लेकिन एडेनिन और थाइमिन दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड कर देंगे। अब क्या चीज है वो जो इन दोनों को रोकेगी कि आप बीच में बॉन्ड मत बनाओ कुछ टाइम के लिए? स्टेप 2, एडिशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिनको हम SSBPS भी बोलते हैं। अब ये SSBPS क्या काम करेंगे? यहाँ पे मैंने इनको अटैच करा दिया। अब ये मेरे डीएनए को
खोले रखेंगे, मतलब मेरा डीएनए फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के डबल स्ट्रैंडेड ना बन जाए। इस चीज को चेक करेंगे मेरे कौन, SSBPs। अब आप खुद देखो, आपने डीएनए को ऐसे ओपन करा दिया, मतलब उलझा हुआ था पूरा का पूरा डीएनए, उसको आपने बीच में से कहीं से बीच में से ऐसे खोल दिया, तो उसके जो कॉर्नर है दोनों साइड के, वो कॉर्नर में तो एक टेंशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यस मैम। कॉर्नर में टेंशन जनरेट होगी, तो उस टेंशन को रिमूव कराने के लिए हम एक एंजाइम का यूज करेंगे। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है? टू रिमूव द टेंशन, टू रिमूव टेंशन, जो टेंशन जनरेट हो रही है। अब ये तो हमारा सेटअप तैयार हो गया पूरा रेप्लिकेशन करने के लिए। अब रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास आएगा कौन, एक सेकेंड ना, इस पार्ट को मैं इधर लिख देती हूँ, रेप्लिकेशन फॉर वाला, इधर हम अपने स्टेप्स लिख लेंगे। ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर वाई शेप। अब क्या होगा हमारा स्टेप 3? स्टेप 3 में हम यूज करेंगे, अच्छा एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे जो आपका क्या कराएगा, रेप्लिकेशन कराएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो डीएनए के सीक्वेंस को बनाने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अब कहानी क्या होती है, ये जो मेरा डीएनए है, मेरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये बड़ा नखरे वाला है। नखरे वाले का मतलब ये है कि ये काम नहीं करना चाहता खुद से, ये बोलेगा कि आप मुझे क्या करके दो, आप पहले मुझे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करके दो, चाहे आप स्टार्ट करो 1 या 2%, आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन आप मुझे स्टार्ट करके दो। तो अब आप हेल्प किसकी लेंगे यहाँ पे? अब किसकी? प्राइमेज की। तो स्टेप 4 में हम लेंगे हेल्प फ्रॉम प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम को बुलाया जाएगा कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज नखरे दिखा रहा है। और प्राइमेज कैसा एंजाइम होता है? डीएनए के ऊपर काम करेगा, तो मतलब डीएनए डिपेंडेंट है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाएगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज सिंगल स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? आरएनए। तो यहाँ पे हमारा प्राइमेज आएगा और छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड करना स्टार्ट करेगा। ये इसने प्राइमर ऐड कर दिया। अब प्राइमर ऐड कौन सी डायरेक्शन में, किधर करेगा ये? हमेशा ये वर्क करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। क्या इस वाली स्ट्रैंड पे वर्क कर पाएगा? इस वाली इसमें अप टू डाउन, मतलब डाउन से अप होगी डायरेक्शन या अप से डाउन होगी? डायरेक्शन बताओ। ऐसी होगी ना डायरेक्शन यहाँ पे, क्योंकि ये हमेशा वर्क करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और दूसरे वाले स्ट्रैंड पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ऐसे ऐड कराएगा 5 प्राइम 3 प्राइम। अब इसने एक छोटा सा प्राइमेज ने प्राइमर ऐड कर दिया है। अब मेरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मेरा ये डीएनए पॉलीमरेज आया और अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे तो देखो कहानी सॉर्टेड चलेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे कहानी रुक गई। एक स्टैंड पे ध्यान से समझो, बच्चे कंफ्यूज सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे होता है। अब आगे तो हमारा डीएनए ऐसे है, क्योंकि हमने बीच में से ओपन कराया ना, आगे तो मेरा कॉइल्ड है। अब आगे कैसे जाएगा ये, बिकॉज ये तो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में चलता है डीएनए पॉलीमरेज मेरा। आगे तो जगह नहीं है अब इसके पास, अभी क्या करेगा? आगे तो डीएनए मेरा अभी बंद ही पड़ा है, उसको तो हमने खोला ही नहीं अभी हेलिकेज की हेल्प से। बताओ जल्दी से, अभी क्या करेगा ये मेरा डीएनए पॉलीमरेज अब आगे नहीं जा पाएगा, तो मेरा प्राइमेज जंप करेगा, यहाँ से पीछे चला जाएगा, पीछे जाएगा, वहां पे एक प्राइमर ऐड करा देगा ऐसे। फिर मेरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो पीछे जंप कर जाएगा, पीछे जंप करके यहाँ से इस डायरेक्शन में फिर कराने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वाला स्टेप बताइएगा।
लास्ट वाला स्टेप फिर से बताना, देखो यहाँ पे समझिए, एक सेकेंड इसको ऐसे स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ मैं। ऐसे ओपन होता है मेरा डीएनए, ठीक है। जो बीच में है ना, ये मेरा रेप्लिकेशन 4, इसमें सिर्फ एक पार्ट पे एक बार रेप्लिकेशन होगा। अब एक पार्ट पे कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, ये मेरा 3 प्राइम, ये मेरा 5 प्राइम, ये मेरा अगेन 5 प्राइम, ये मेरा 3 प्राइम। अब हमारे डीएनए पॉलीमरेज ने एक शर्त रखी, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या शर्त रखी, डीएनए पॉलीमरेज ने ये शर्त रखी कि आप पहले यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ऐड कराओ, तभी मैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए हमने किसकी हेल्प लिया, प्राइमेज का। प्राइमेज भी क्या करता है, मेरा ये भी 5 से 3 डायरेक्शन में ही ऐड करता है नए न्यूक्लियोटाइड, और मेरा प्राइमेज भी प्राइमर ऐड करता है 5 से 3 डायरेक्शन में। तो 5 से 3 डायरेक्शन में कर रहा है, तो मतलब ऐसे करेगा ना, यहाँ पे ऐसे ही तो चलेगा ना। और अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगी तो यहाँ पे कैसे चलेगा, तभी तो मेरा जो डीएनए बनेगा उसके ऊपर एंटी पैरेलल पोलैरिटी आएगी। एंटी पैरेलल देखो ना, 3 के सामने 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 के सामने 3 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन करा दी 5 से 3, तो मेरा 5 5 3 3 हो जाएगा, डीएनए नहीं बन पाएगा फिर हमारा वो, क्योंकि डीएनए में जरूरी है हमेशा एंटी पैरेलल पोलैरिटी होना। तो अब यहाँ पे देखो, मेरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे चल रहा है ऐसे, प्राइमर यहाँ पे ऐड कराया है, इसने भी यहाँ पे ऐड कराया है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये तो सॉर्टेड आगे चलता चला जाएगा ऐसे। लेकिन इसके पास कहानी रुक जाएगी ना, यहाँ पे इसके पास कहानी क्या रुकी, क्योंकि रेप्लिकेशन यहाँ तक होना है सिर्फ इतने वाले पार्ट में। अब आगे तो इसके पास है ही नहीं जगह, आगे तो जगह नहीं है ना, ये स्पीडली चलता जा रहा है। अब जहाँ पे सपोज प्राइमर उसने यहीं पे तो ऐड कराया होगा, यहाँ पे प्राइमर ऐड करा दिया, इसने यहीं से करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन ये है। तो अब आगे इसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, पीछे जंप करके चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर ऐसे करता चला जाएगा। फिर जब आपका ये यहाँ तक पहुंच जाएगा ना ऊपर वाले स्ट्रैंड का, फिर आगे वाला डीएनए ओपन होने लग जाएगा, फिर ऐसे जंप करता चला जाएगा। ऐसे जंप कर करके आपका डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। इसकी वजह से आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो मेरा कॉन्टिन्यूअस हो रहा है रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे जंपिंग जंपिंग वे में हो रहा है। तो मतलब एक स्ट्रैंड पे तो मेरा कैसा रेप्लिकेशन चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड पे कैसा चल रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन डीएनए की कौन से स्ट्रैंड पे चल रहा है, 3 से 5 वाली स्ट्रैंड पे, और डिसकॉन्टिन्यूअस 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली पे। अब डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन में आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे मेरे ऐसे। अगर मेरा ये ऐसे रेप्लिकेशन 4 क्या है, इसमें तो ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब हमें ये भी तो चाहिए ना कि ये फ्रेगमेंट्स मेरे वापस से ज्वाइन हो जाएं। इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराने के लिए हम एंजाइम यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज टू ज्वाइन फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मैं का आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा, देखो समरी लिख लो। अब एक होगी मेरी यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड,
लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, जिसके ऊपर कैसा रेप्लिकेशन चल रहा है? कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। एक होगी मेरी लैगिंग स्ट्रैंड। बच्चा आप लोगों की क्लासेस के बाद कोई? नो मैम। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो डिसकंटिन्यूअस में कौन से फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं मेरे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन्हीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन कराएंगे कैसे? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो ये हमारा फिनिश हुआ कुछ कुछ डीएनए रेप्लिकेशन। आई नो क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, बट समझ में आया होगा आप लोगों को।